Thank you, Rakesh, and very good afternoon to all of you. Clearly, ये समय अपने लाइफ का सबसे कठिन समय है, सबसे कठिन परीक्षा है। पहले मेडिकल क्राइसिस चालू हुआ जिसने इकोनॉमिक एक्टिविटीज को ठप कर दिया। बहुत कम बिजनेस है जो नॉर्मल लेवल पे चल रहे हैं। वो इकोनॉमिक एक्टिविटी ठप होने की वजह से फाइनेंशियल क्राइसिस चालू हो गई और आज की तारीख में ग्लोबल इकोनॉमी और इंडियन इकोनॉमी कुल मिला के मेडिकल क्राइसिस, फाइनेंशियल क्राइसिस और इकोनॉमिक क्राइसिस को एक साथ झेल रही है। एक इमीडिएट सवाल उठता है कि अगर इतना बड़ा क्राइसिस है तो फिर मार्केट 10,300 निफ्टी पे क्यों खड़ा है? वेल, मार्केट की मूवमेंट स्टॉक डिपेंडेंट है और इस कठिन समय में रिलायंस जियो ने 1,15,000 करोड़ रुपए रेज किया। ऑब्वियसली उस वजह से मार्केट को रिलायंस पे कॉन्फिडेंस आ गया और 7,600 से 10,300 की निफ्टी में तकरीबन 60% से ज्यादा योगदान सिर्फ रिलायंस इंडस्ट्रीज ने दिया है। मतलब थोड़ा सा लाइटर वेन में इसको लीजिएगा। अगर आप अपना पोर्टफोलियो देखें तो इकोनॉमी की क्राइसिस समझ में आती है और इंडेक्स देखे तो लगता है सब कुछ ठीक ठाक है। इस वक्त लार्ज कैप इंडेक्स अपने ऊपर के लेवल से 12,000 से 10,300, सो जस्ट अबाउट 15% नीचे है। मिड कैप इंडेक्स अपने ऊपर के लेवल से तकरीबन 40% नीचे है और स्मॉल कैप इंडेक्स अपने लेवल से तकरीबन 65% नीचे है। लार्ज कैप इंडेक्स आपको तकरीबन 3 साल पुराने दाम पे मिल रहा है। निफ्टी अब 2017 के लेवल के आसपास है। मिड कैप इंडेक्स तकरीबन 5 साल पुराने लेवल पे मिल रहा है। निफ्टी मिड कैप 2015 के लेवल के आसपास है और निफ्टी स्मॉल कैप आज 2011 के लेवल के आसपास है। सो ये एक ऐसा समय है जहां पे आप 3 साल, 5 साल या 9 साल पीछे जाके उस दाम पे शेयर्स खरीद सकते हैं। हम कहते हैं कि जनरली इकोनॉमी के फंडामेंटल्स मार्केट को ड्राइव करते हैं। इस वक्त भी हालात कुछ वैसे ही है। इकोनॉमी में मिक्स डेटा मिल रहा है। भारत या रूरल इंडिया को देखे तो नंबर्स ठीक ठाक है। इस बार खरीफ सोइंग सीजन 9 मिलियन हेक्टेयर से बढ़ के तकरीबन 40% बढ़ के 13 मिलियन हेक्टेयर हुई है 12 जून तक। फर्टिलाइजर और सीमेंट सेल्स पिछले मई एंड जून के सामने ज्यादा हो रहे हैं। ट्रैक्टर सेल्स नॉर्मल हो गया है। टू व्हीलर सेल्स भी नॉर्मल होने जा रहा है। ये सारे डेटा यह कहते हैं कि भारत या रूरल इंडिया में इस कोविड-19 की उतनी इम्पैक्ट नहीं हुई है। आने वाले समय में सरकार मनरेगा में जो एलोकेशन बढ़ाया है, जो पिछले वर्गों के लिए डायरेक्ट कैश ट्रांसफर कर रही है, उसका मैक्सिमम बेनिफिट भी रूरल इंडिया में मिलेगा। तो इस वक्त ये कहना मुनासिब होगा कि रूरल इंडिया, भारत इकोनॉमिक टर्म्स में अच्छे पैमाने पे है, अच्छी स्थिति में है। अर्बन इंडिया या सेमी अर्बन इंडिया उतनी अच्छी स्थिति में नहीं है। सर्विसेज और कई सारी इंडस्ट्री यह कोविड-19 की वजह से बहुत ज्यादा दिक्कत में आ गई है। होटल, टूरिज्म, ट्रैवल, एविएशन, मल्टीप्लेक्सेस, रिटेलिंग, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, सलून्स, रेस्टोरेंट्स, ये सारे बिजनेसेस कोविड-19 की वजह से जबरदस्त दिक्कत में है। अनलॉकडाउन करके हम धीरे धीरे इन बिजनेसेस को नॉर्मलसी पे लेके आ रहे हैं। अब तक के ट्रेंड ठीक ठाक है, बट फिर भी पहली बार 1980 के बाद 2020-21 में जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव होगी। लोगों की उम्मीद इस वक्त 5% के आसपास है। मेरे हिसाब से इसमें डाउनवर्ड रिविजन और हो सकती है और FY21 में हो सकता है कि जीडीपी ग्रोथ 5% से नीचे भी देखने को मिले। यह समय इकोनॉमी के लिए, मार्केट के लिए बड़ा ही चैलेंजिंग है, उसमें कोई दो राह नहीं। बट फिर भी जैसे कहते हैं क्राइसिस में अपॉर्चुनिटी दिखती है, वैसे इन डार्क क्लाउड्स में सिल्वर लाइनिंग भी है।
पहली सिल्वर लाइनिंग है कि क्वालिटी कंपनी के लिए पैसों की कमी नहीं है। रिलायंस इंडस्ट्रीज को 1,15,000 करोड़ मिल गए। कोटक महिंद्रा बैंक ने अपना QIP और ऑफर फॉर सेल दोनों आराम से निकाल दिया। भारती के शेयर्स धड़ल्ले से बिक गए। HDFC और HDFC बैंक अपने प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं। मेरे हिसाब से वह भी आसानी से निकल जाना चाहिए। एक चीज तय है, क्वालिटी कंपनी को पैसों की कमी नहीं है, कोविड-19 हो या ना हो। दूसरा जो बेनिफिट है वह यह है कि आज दुनिया में भारत की साख बढ़ रही है। चाइना को सब संशय की नजरिए से देख रहे हैं। उन्होंने दुनिया को चाइनीज वायरस, वुहान वायरस दिया। हमने लोगों को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन टैबलेट दी। दुनिया की 70% वैक्सीन कैपेसिटी इंडिया में है। जो कंपनी वैक्सीन बनाएगी वह भी भारत में वैक्सीन मैन्युफैक्चर करने आएगी। तो आने वाले समय में भारत वैक्सीन भी प्रदान कर सकता है। यह सारी चीजें भारत की गुडविल बढ़ाती है और उस वजह से FPI का एलोकेशन भारत की तरफ आने वाले समय में बढ़ सकता है। MSCI और FTSE रसेल दोनों ने भारत का वेटेज अपने इंडेक्स में 8% से 17% बढ़ाने की बात की है। इस तरीके से हमारी मार्केट में FPI का ज्यादा पैसा आने की गुंजाइश है। ऑब्वियसली ये पैसा क्वालिटी कंपनी की तरफ ही आएगा। तीसरा जो पॉजिटिव है कि इस साल आई थिंक 2001 या 2 के बाद पहली बार भारत करंट अकाउंट सरप्लस बनेगा। कच्चे तेल के दामों की गिरावट की वजह से इस साल भारत 30 से 35 बिलियन डॉलर ऑयल इंपोर्ट बिल में बचा लेगा। सोने की आयात में कमी होने की वजह से 10-15 बिलियन डॉलर वहां पे भी बच सकते हैं। मोर इम्पोर्टेंटली, जिस तरह से लोग चाइनीज गुड्स का बॉयकॉट कर रहे हैं, इस साल चाइनीज ट्रेड डेफिसिट भी 10 से 20 बिलियन डॉलर कम हो सकती है। नेट नेट हम 70 से 90 बिलियन डॉलर की सेविंग गोल्ड, चाइना और ऑयल डेफिसिट में देख सकते हैं। एक और बेनिफिट जो भारत को इस वक्त मिल सकता है वह यह है कि सरकार ने 20 लाख करोड़ के इकोनॉमिक पैकेज की अनाउंसमेंट की है। RBI ने रोहित शर्मा की तरह एग्रेसिव बैटिंग करके लिक्विडिटी बढ़ा दी है और ब्याज के दरों में कटौती कर दी है। अब हमें देखना है कि यह पैसा बैंक से बोरोवर के पास कैसे पहुंचे। यहाँ पे सरकार ने एकदम जोरदार दाव खेला है। 3 लाख करोड़ का क्रेडिट गारंटी स्कीम MSME के लिए अनाउंस किया। 20,000 करोड़ का पैकेज डिस्ट्रेस MSME के लिए अनाउंस किया। 30,000 करोड़ का पैकेज NBFC के लिए अनाउंस किया और 45,000 करोड़ का पैकेज पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर NBFC के लिए अनाउंस किया। 320 MSME के और 75 NBFC के, यह कुल मिला के मोटा मोटा 3,95,000 करोड़ की क्रेडिट फ्लो खड़ी कर सकता है। जिस तरह से ये पैसा बैंक से बोरोवर के पास पहुंचेगा तो अपने आप इकोनॉमी में ग्रोथ आ जाएगी। फाइनली हमारे लिए जो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है वह फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की है। दुनिया में से बहुत सारे देश अपनी कंपनीज को एनकरेज कर रहे हैं कि भैया आप चाइना से बाहर निकलिए, हमें चाइना पे डिपेंडेंट नहीं रहना है। यह कंपनीज चाइना से बाहर अपने गुड्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए प्लांट एंड मशीनरी लगाने की सोच रहे हैं। बाकी देश भी कंपटीशन में है, बट वो सारे देशों को मिला के अगर जमा करे तो उनके पास 136 करोड़ लोगों की कंज्यूमर मार्केट नहीं है। अगर इस बार हम यह सारी कंपनीज को चाइना से उठा के भारत में लेके आए तो अपने ग्रोथ को दशकों के लिए बेनिफिट मिल सकता है। एक दो चीजें कहना चाहूंगा इस अपॉर्चुनिटी के बारे में। 1980 में भारत और चाइना की GDP ऑलमोस्ट सिमिलर थी। वह ये अपॉर्चुनिटी 1980 के दशके में कैप्चर कर लिए। उनकी ग्रोथ बढ़ गई और हम लोग पीछे रह गए। आज वो हमसे 5 गुना बड़े हैं। जो चीज हम 1980 के दशक में मिस कर गए उसे 2020 में कैप्चर करने की अपॉर्चुनिटी है। सैमसंग भारत में कई सालों से है,
यहाँ पे मोबाइल फोन, टीवी, फ्रिज, एसी बनाता है, बेचता है। उनका टर्नओवर तकरीबन $12 बिलियन के आसपास है। सैमसंग वियतनाम में हमसे बहुत देर बाद में गया, वहां पे बना के वो दुनिया भर में बेचता है। सैमसंग का टर्नओवर आज वियतनाम में $62 बिलियन है, 5 गुना ज्यादा इंडिया से। और सैमसंग इंडिया से 1/10 साइज का कंट्री है। इफेक्टिवली अगर सैमसंग वियतनाम में उतना ही टर्नओवर, भारत में उतना ही टर्नओवर कितना करता जितना वियतनाम में किया है, तो यहाँ पे उसका टर्नओवर $620 बिलियन होना चाहिए कंपेयर टू $12 बिलियन। Now obviously Samsung का वर्ल्ड वाइड टर्नओवर इतना नहीं है, but this is the kind of size and opportunity which this large companies can provide. We have to bring these companies out of China to settle in India. Now companies को भारत में लाने के अपने पास दो तरीके हैं। एक है सिंगूर मॉडल, जहाँ पे टाटा मोटर्स ने नानो की फैक्ट्री लगाने की कोशिश की, बहुत सालों कोशिश की, अल्टीमेटली वहां से बोरिया बिस्तरा उठा के निकल पड़े। साणंद में एक सुस्वागतम के मैसेज पे पहुंचे, वहां पे उन्होंने लैंड जल्दी पाया, एनवायरमेंट अप्रूवल, प्लांट अप्रूवल्स जल्दी से मिले, 24/7 हेल्पलाइन थी, सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके दे दिया। 18 महीनों में नानो गाड़ी फैक्ट्री से रोल आउट होने लगी। अगर पूरा भारत सिंगूर मॉडल फॉलो करता है तो एफडीआई आने की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर पूरा भारत साणंद मॉडल फॉलो करता है तो हम 1980 की गलती को सुधार पाएंगे। यह सारी अपॉर्चुनिटीज है जो इस वक्त इन डार्क क्लाउड्स में सिल्वर लाइनिंग कह सकते हैं। कैपिटल अकाउंट सरप्लस कंट्री, मॉनेटरीली accommodative policy, FPI flows coming because of rejigs in emerging market indices in favor of India, and more importantly, capturing foreign direct investment opportunity can ensure that Indian economy does well in the decades to come, and that will be reflected into Indian equity market. Now, इस चीज को नियर टर्म, मीडियम टर्म में देखने की कोशिश करें तो जैसा मैंने पहले बताया, क्वालिटी कंपनीज को पैसों की कमी नहीं है और उन्हीं कंपनीज ने पिछले 3-4 महीनों में परफॉर्मेंस दिया है। अगर हम निफ्टी के टॉप 15 परफॉर्मिंग कंपनीज को काउंट करें, जैसे रिलायंस हुआ, नेस्ले हुआ, हिंदुस्तान लीवर हुआ, इन्फोसिस हुआ, एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक हुआ, तो वह निफ्टी इंडेक्स 15 स्टॉकों का, निफ्टी 15 जिसे कह सकते हैं, वो आज 12,500 लेवल पे है। जो निफ्टी 35 है, बैलेंस 35 स्टॉकों का, टिस्को, हिंडाल्को, वो सब गिना के वह आज तकरीबन 7,000 निफ्टी पे है और इस वजह से हमें निफ्टी 10,500 के आसपास दिखती है। 15 स्टॉक 12,000 निफ्टी के लेवल पे है, 35 स्टॉक 7,000 निफ्टी के लेवल पे है। स्मॉल एंड मिड कैप्स की, जैसे मैंने पहले बताया, काफी धुलाई हुई है। अब यहां से हम निवेश कैसे करें? अगर पी रेशो पे ध्यान देंगे तो ये सबसे महंगी मार्केट होगी, बिकॉज अर्निंग्स है नहीं तो पी कहां से कैलकुलेट करेंगे। इस वजह से हमें प्राइस टू बुक या मार्केट कैप टू जीडीपी रेशो देखना चाहिए। हमारी 15-20 सालों की मार्केट कैप टू जीडीपी एवरेज तकरीबन 75% के आसपास है। जब 12,000 निफ्टी थी जनवरी 20 में, तब मार्केट कैप टू जीडीपी रेशो तकरीबन 78% के आसपास थी, जस्ट अबव हिस्टोरिकल एवरेज। 23 मार्च को जब निफ्टी 7,600 पे पहुंची तो मार्केट कैप टू जीडीपी रेशो 51% के आसपास था। और 20 जनवरी को जब मार्केट कैप, मतलब आज का अगर देखें तो 10,300 निफ्टी पे मार्केट कैप टू जीडीपी रेशो तकरीबन 69% के आसपास है। हिस्टोरिकल तकरीबन 51, ये गैप बढ़ता है मार्केट कैप, उतना आपका लोकेशन इक्विटी में बढ़ना चाहिए। At 10,300 you should be marginally overweight Nifty. At 7,600 you should be super overweight equity. Obviously 7,600 bottom है या कुछ और, ये कहना मुश्किल है, but clearly this is one way to invest into equity, looking at historical average versus the
कंपेयरिंग मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो, इस वक्त हमारी रिकमेंडेशन होगी कि आप इक्विटी में मार्जिनली ओवरवेट रहिए, बिकॉज मार्केट अपनी हिस्टोरिकल एवरेज से 10-12% नीचे ट्रेड हो रहा है। एंड ये जैसे जैसे ये गैप बढ़ता जाए वैसे वैसे आप इक्विटी एलोकेशन बढ़ाते जाइएगा। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप अपनी रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से तय कीजिए। जनरली करेक्शन के बाद लार्ज कैप पहले चलते हैं, मिड कैप स्मॉल कैप थोड़ी देर के बाद चलते हैं, बट स्मॉल एंड मिड कैप में रिटर्न ज्यादा मिलता है बिकॉज रिस्क ज्यादा है, वॉलेटिलिटी ज्यादा है। अगर आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है तो लार्ज कैप स्टॉक्स या लार्ज कैप फंड में निवेश करिए। अगर रिस्क टेकर है तो स्मॉल एंड मिड कैप फंड में निवेश करिए। ये पैसा लगाते समय लमसम निवेश करने की गलती मत कर। मार्केट एक पेंडुलम की तरह चलता जाएगा, जैसे जैसे न्यूज फ्लो आएगा वैसे वैसे मार्केट का मूवमेंट होगा। मेडिकल ब्रेक थ्रू आता है, वैक्सीन डिस्कवरी होती है, मार्केट दौड़ेगा। फिस्कल एंड मॉनेटरी स्टिमुलस बढ़ता है, मार्केट दौड़ेगा। कुछ एक्टिविटी लेवल नॉर्मल होती दिखती है, मार्केट दौड़ेगा। एफपीआई का पैसा आता है, मार्केट दौड़ेगा। ये सब नहीं होगा तो अपने आप मार्केट गिरेगा। सो इफेक्टिवली आपको यह पेंडुलम जैसे मार्केट में निवेश करना देखना है। एंड उस वजह से जैसे जैसे मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो का गैप वाइडन होता है वैसे वैसे आप अपना इक्विटी एलोकेशन बढ़ाते जाइए। लमसम की जगह पे सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। एक सवाल उठता है कि नीलेश में हम पिछले 5 सालों से एसआईपी कर रहे हैं और फंडों का रिटर्न नेगेटिव है या मार्जिनली पॉजिटिव है, तो अब एसआईपी चालू रखे या बंद कर दो। वेल, मेरे हिसाब से आप एसआईपी चालू रखिए, बिकॉज एसआईपी बंद करने का कोई मतलब नहीं बनता। यह लेने का मार्केट है, हिस्टोरिकल एवरेज से नीचे मिल रहा है प्राइसेस। अगर आप इस वक्त नहीं खरीदेंगे तो आपका रिटर्न कैसे बनेगा। मैं अपने एक फंड की बात करता हूँ, कोटक इमर्जिंग इक्विटी करके मिड कैप फंड है। जनवरी 20 में जब हमने इसका एसआईपी रिटर्न कैलकुलेट किया 12 महीनों का, तो 27% रिटर्न था। 10 साल का एसआईपी रिटर्न 17% था। यही एसआईपी रिटर्न जब मार्च के महीने में कैलकुलेट किया, जब निफ्टी गिरी थी, तो 12 महीने का रिटर्न +27 से -41 हो गया और 10 साल का रिटर्न 17% से 9% हो गया। ऑलमोस्ट आधे से ज्यादा कम हुआ। यही चीज जब अप्रैल में देखे तो 12 महीने का एसआईपी रिटर्न 21% नेगेटिव रहा और 10 साल का एसआईपी रिटर्न 11% हो गया। जनवरी से अप्रैल के बीच में 10 साल का एसआईपी रिटर्न 17% से 11% रह गया। 27% से 12 महीने का एसआईपी रिटर्न -21% बन गया। जब आप बुलिश मार्केट में एसआईपी रिटर्न कैलकुलेट करते हैं तो वो डबल डिजिट दिखते हैं, बेरिश मार्केट में कैलकुलेट करते हैं तो नेगेटिव दिखते हैं। बट ये बेरिश मार्केट में लेने का समय है ताकि बुलिश मार्केट में आपका एसआईपी रिटर्न अच्छा बने। मार्च में जो -41 था, अप्रैल में -21 हो गया। जैसे जैसे मार्केट ऊपर आएगा वैसे वैसे आपके एसआईपी रिटर्न अच्छे बनते जाएंगे। एक और सवाल उठता है कि नीलेश भाई, हम लोग इक्विटी के सिवा और किसी चीज के ऊपर ध्यान दें। डेफिनेटली गोल्ड के ऊपर ध्यान दीजिए। जनरली जब लिक्विडिटी कम रहती, बहुत ज्यादा रहती है और ब्याज के दर कम रहते हैं तो गोल्ड प्राइसेस को फायदा मिलता है। सब प्राइम क्राइसिस के बाद दुनिया भर के देशों में लिक्विडिटी बढ़ा दी थी, इंटरेस्ट रेट कम किए थे, तो गोल्ड प्राइसेस $750 नवंबर 2008 से बढ़ता बढ़ता $1900 सितंबर 2011 तक पहुंच गया। इस बार भी माहौल कुछ ऐसा ही है। 1450 का गोल्ड आज 1785 पे पहुंचा है, बट यहाँ से वो और भी ऊपर आ सकता है। फिजिकल गोल्ड, गोल्ड ईटीएफ एंड गोल्ड बॉन्ड्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो इश्यू करती है, उन तीनों में से आप अपनी समय अवधि के अनुसार किसी में भी निवेश कर सकते हैं। ओवरऑल इक्विटी मार्केट वॉलेटाइल रहेगा। न्यूज फ्लो इससे पेंडुलम की तरह मूव करते रहेंगे। बट अगर इस बार भारत ने एफडीआई की अपॉर्चुनिटी कैप्चर कर ली तो मेरे हिसाब से जब भी मेडिकल सॉल्यूशन इमर्ज होगा, मार्केट में रिकवरी तेज आ जाएगी। ऑब्वियसली इस वक्त मार्केट अर्ली मेडिकल सॉल्यूशन इमर्ज होगा वो डिस्काउंट करके बैठा है। धीरे धीरे एक मेडिसिन की प्रोटोकॉल बन रहा है,
जो पेशेंट्स को ठीक कर सकता है। रेमडेसिविर हुआ, फेविपिराविर हुआ, डेक्सामेथासोन हुआ, यह तीनों ड्रग्स आज की तारीख में अलग अलग देशों में कोविड-19 के लिए एक्सेप्टेबल या एक स्टैंडर्डाइज्ड ड्रग इमर्ज होते दिख रहे हैं। जैसे हम क्रॉसिन लेके फीवर को दूर करते हैं, वैसे ही अगर एक कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग बन जाए तो ऑटोमेटिकली कोविड-19 का डर धीरे धीरे कम हो जाएगा और नॉर्मल इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी। ऑब्वियसली हर वायरस का सोल्यूशन वैक्सीन है और मार्केट इस वक्त डिस्काउंट करके बैठा है कि सितंबर 19 तक मॉडर्ना की आरएनए वैक्सीन या यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन जो अब फेज 3 ट्रायल में जुलाई में जा रही है, या सनोफी की वैक्सीन जो भी फेज 3 ट्रायल में जाने वाली है, उसमें से एक ना एक सक्सीड हो जाएगी और धीरे धीरे करके वो दुनिया भर में पहुंचेगी और कोविड-19 से हमारा छुटकारा मिलेगा। आने वाले समय में मेडिकल सॉल्यूशन मार्केट की बॉटम तय करेगा। जितना जल्दी मेडिकल सॉल्यूशन आएगा वैसे ही इकोनॉमिक एक्टिविटी नॉर्मली रिज्यूम करेगी और वैसे ही मार्केट में रिकवरी आएगी। So subject to all those things, this is time to invest, but be systematic, be disciplined, and keep a watch on market cap to GDP ratio to figure out how much you should be investing in equity. With this, I will end my talk and happy to take your questions. दिनेश भाई, एक दो छोटे सवाल कुछ इन लोगों ने पोस्ट किए हैं। किसी ने पूछा है कि what is your outlook of India GDP growth, because IMF has projected GDP FY21 at 1%. और एक क्वेश्चन था, due to moratorium provided by banks to their clients, how is this going to impact banks' bottom line? So undoubtedly IMF का जो प्रेडिक्शन है वो FY21 का नहीं, कैलेंडर ईयर 20 का लगता है, बिकॉज FY21 में जीडीपी ग्रोथ डीग्रो होगा -5% से -7%, ऐसा लग रहा है। IMF ने प्रोबेबली दिसंबर के टहलते हुए कैलेंडर ईयर 20 के लिए -1% काउंट किया है, बिकॉज जनवरी फरवरी मार्च में एक्टिविटी नॉर्मल थी। मेरे हिसाब से हमारा FY21 नंबर -5% के ऊपर आने की आशंका ज्यादा है। सेकंड चीज, ये जो मोरेटोरियम दिया गया है उस वजह से बैंकों की हालत तो खराब होगी, बिकॉज मोरेटोरियम के बाद क्रेडिट कल्चर थोड़ा बिगड़ जाता है। दूसरा, जॉब लॉसेस रियल है, बिजनेस इम्पैक्ट रियल है। तो ये सारी चीजें मिला के अनडाउटेबली जीडीपी को, एनपीएस को और बैंक की बैलेंस शीट को इम्पैक्ट करेगी। हाउएवर जो बैंक्स है उनको सरकार एमएसएमई और एनबीएफसी सेक्टर के लिए क्रेडिट गारंटी दे रही है, तो एटलीस्ट वहां पे से उनका एनपी आने के चांसेस कम है। दूसरा, मोरेटोरियम के बाद अगर वो रिस्ट्रक्चर कर ले अपनी लोन को, तो आज आदमी शायद पहले 3-6 महीने पैसा न चुका पाए, बट आने वाले 10-15 सालों में उसे चुका देगा अगर होम लोन है, 2-3 सालों में चुका देगा अगर व्हीकल लोन है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि मोरेटोरियम की वजह से बैंक्स की बैलेंस शीट के ऊपर थोड़ी बहुत इम्पैक्ट जरूर होगी, बट वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग करके उस चीज को स्प्रेड करके वो इस इम्पैक्ट को ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम मोनेटाइज कर पाएंगे, जैसे दुनिया में होता है। एंड वह चीज बैंकों को एक सपोर्ट देगी फ्रॉम अ स्टॉक मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू। दिनेश भाई, हम लोग अभी जब आपके डिस्कशंस में ये समझ में आया कि ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन होटल इंडस्ट्री, टूरिज्म इंडस्ट्री, cinemas and then other industries which have direct impact due to COVID-19 और इनकी हालत अभी थोड़ी खराब होने वाली। बट पोस्ट कोविड कौन कौन से ऐसे सेक्टर है जिसमें हमें लगता है कि जो हमारे can be a fast recovery, maybe one of those insurance sectors or something like that, उस पे क्या व्यू बनता है कि कौन कौन से सेक्टर ऐसे हैं जो कि पोस्ट कोविड थोड़े फास्ट रिकवर करेंगे? सो राकेश भाई, फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में एक एंटरप्रेन्योर एचडीएफसी बैंक बनाता है, दूसरा एंटरप्रेन्योर यस बैंक बनाता है। तो एंटरप्रेन्योर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बट सब्जेक्ट टू एंटरप्रेन्योरशिप
ओवरऑल सेक्टर वाइज मुझे लगता है कुछ ट्रेंड इमर्ज हो रहे हैं। पहला जो सबसे बड़ा ट्रेंड है कि जो कंपनी लेवरेज्ड है उसकी बैंड बजेगी। सपोज आपके पास दो कंपनीज है होटल बिजनेस में, एक में 30% इक्विटी है, 70% डेट है, दूसरे में 100% इक्विटी है। अब पहली होटल कंपनी जैसे बंद हुई, उसकी इक्विटी 6 महीनों में साफ हो जाएगी। जो असेट वैल्यू है होटल की वो लेंडर लेके जाएंगे, तो एज ए इक्विटी शेयर होल्डर यू डोंट मेक एनी मनी। दूसरी होटल कंपनी में शेयर प्राइस 70% 60% गिरेंगे, बट उसके बाद असेट वैल्यू उसे प्रोटेक्शन देगी और धीरे धीरे करके ये शेयर प्राइस ऊपर आ जाएगा, बिकॉज बाकी सारी होटलें बंद हो गई होगी और ये होटल जो चलेगी वह अच्छा मुनाफा ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बना लेगी। तो नंबर वन, sectorally leveraged companies will suffer no matter which business they are in. Non-leveraged companies will do well. Second thing is related to companies which are engaged in contract manufacturing firms. राकेश भाई, आपको पता है Y2K के समय अपनी IT कंपनीज ने 00 को 4 डिजिट में कन्वर्ट करके एंट्री ली थी। वह काम उन्होंने इतना अच्छा किया कि दुनिया भर की कंपनीज ने इंडियन इंजीनियर्स को, इंडियन कंपनीज को आउटसोर्सिंग करना चालू किया। धीरे धीरे करके आईटी इंडस्ट्री आज $150 बिलियन की इंडस्ट्री बन गई। जो अपॉर्चुनिटी हमें सर्विसेज में मिली, वही अपॉर्चुनिटी अब मैन्युफैक्चरिंग में मिल सकती है। यहाँ पे कुछ कंपनीज है जो टीवी, फ्रिज, एसी जैसे कंज्यूमर ड्यूरेबल मैन्युफैक्चर करके ग्लोबल ब्रांड्स को देती है इंडिया में बेचने के लिए। यह ग्लोबल ब्रांड्स अपने दुनिया भर की सेल्स के लिए सोर्सिंग चाइना से करती थी। अब वह इंडियन कंपनी से बातें कर रही है कि भैया आप हमारे लिए इंडिया में बना के देते हैं, क्या आप पूरी दुनिया के लिए सप्लाई कर पाओगे? इंडिया में आप वॉशिंग मशीन बना के देते हैं या इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बना के देते हैं, उसके सामने दुनिया की मार्केट 10 से 50 गुनी ज्यादा है। सडनली आपकी अपॉर्चुनिटी 10 से 50 गुनी बढ़ सकती है। सो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स में सेक्टर में हमें बहुत ज्यादा ग्रोथ दिख सकता है। यहाँ पे भविष्य की फॉक्सकॉन कंपनी बन सकती है। दूसरा जो सेक्टर है वह जनरल इंश्योरेंस सेक्टर है। नॉर्मली आप 12 महीने की प्रीमियम भरते हैं और 12 महीने का रिस्क लेते हैं। इस वक्त एक्टिविटी लेवल इतनी कम है कि रफली आपका रिस्क 9 महीने का है और 12 महीने की प्रीमियम है। लोग गाड़ी बाहर निकालते नहीं है तो एक्सीडेंट कहाँ से करेंगे? लोग ट्रेन में जाते नहीं है तो एक्सीडेंट कहाँ से होगा? So effectively, general insurance business will do very well as their income will be for 12 months and expenses will be there for 9 months. The third sector which will do very well is cement. जैसा मैंने पहले बताया, रूरल इंडिया में सीमेंट डिमांड तेज है। इस बार का खरीफ क्रॉप मतलब रबी क्रॉप अच्छा आया है और अच्छे मॉनसून की वजह से खरीफ क्रॉप भी अच्छा निकलेगा ऐसा लगता है। यह दोनों चीज मिला के अगर हम देखें तो रूरल इकोनॉमी में सीमेंट की डिमांड बनी रहनी चाहिए और उस वजह से सीमेंट क्षेत्र को फायदा हो सकता है। सरकार भी अगर इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में खर्चा करेगी तो सीमेंट कंपनीज को बेनिफिट मिलेगा। सो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सीमेंट सेक्टर, जनरल इंश्योरेंस बिजनेस, यह अलग अलग तरह के सेक्टर से जिसमें आपको बेनिफिट मिल सकता है। बट मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपको यह देखना है कि आप सही एंटरप्रेन्योर के साथ निवेश कर रहे हैं और वह कंपनी नॉन लिवरेज या मॉडरेटली लिवरेज्ड होनी चाहिए। इसी से रिलेटेड एक प्रश्न किसी ने और पोस्ट किया है कि एनबीएफसी के बारे में क्या व्यू है? तो नीलेश भाई, एनबीएफसी में आपको दो चीजें देखनी है। एक, क्या वो पैसा उठा पाता है या नहीं। अगर आपको कोई लोन नहीं दे, अगर आपको कोई कैपिटल नहीं दे, इक्विटी कैपिटल नहीं दे, तो आप एनबीएफसी बिजनेस कैसे करोगे? सो फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, एनबीएफसी जो बैंक से कर्जा ले सकते हैं, इक्विटी मार्केट से पैसा ले सकते हैं, उसी में निवेश करिए। जिसको पैसा नहीं मिल रहा है वो इस क्राइसिस से बाहर उभर के नहीं आ पाएगा। दूसरा, उनका बिजनेस मॉडल देखिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप माइक्रो फाइनेंस कंपनी चला रहे हैं तो आपकी बहुतेक लोन अनसिक्योर्ड है और इस वक्त उनके जो बोरोवर्स है अर्बन इंडिया में, उनके ऊपर काफी इम्पैक्ट आई है। हो सकता है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस का एनपीए ज्यादा बने।
दूसरी चीज है कमर्शियल व्हीकल फाइनेंशियल। ट्रक्स उतनी तेजी से घूम नहीं रहे हैं इस वक्त। अगर आप ट्रक ओनर से कहें कि भैया ईएमआई दे, वो आपके हाथ में ट्रक की चाबी थमा देगा और बोलेगा तू ही ट्रक चला। तो कमर्शियल व्हीकल फाइनेंशियर्स को भी थोड़ा रिस्क है। तीसरा अनसिक्योर्ड लोन वाली एनबीएफसी है। किसी की जॉब चली गई और आपने उसको अनसिक्योर्ड लोन दिया है, रिकवरी कहाँ से करेंगे? उसके पास कुछ होगा नहीं जिससे आप रिकवरी कर पाएंगे। सो अनसिक्योर्ड लोन, सीवी फाइनेंसिंग एंड माइक्रो फाइनेंसिंग इन एनबीएफसीज विल बी ऑन द नेगेटिव साइड। अगर आप गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनी चलाते हैं, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं। गोल्ड के दाम ऊपर गए, वो बोरोवर कहीं से भी आपको पैसा देके गोल्ड छुड़ा के जाएगा। सिमिलरली अगर आप हाउसिंग फाइनेंस में है तो बहुत ज्यादा डरने की बात नहीं है, बिकॉज आपने जो लोन दिया है, एज लॉन्ग एज उसकी डॉक्यूमेंट सही है, तो प्रॉपर्टी वैल्यू विल बी मोर देन द लोन वैल्यू एंड हेंस दैट गाय विल नॉट डिफॉल्ट। फाइनली अगर आप ऑटो फाइनेंसिंग कंपनीज में है तब भी उतना डरने की बात नहीं है, बिकॉज जनरली ऑटो वैल्यू विल बी हायर देन द लोन वैल्यू। So try to invest in those NBFCs which are in housing finance, which are in auto finance, which are in gold finance, and more importantly, which are able to raise capital. Try to avoid microfinance, personal unsecured loan financing companies, and commercial vehicle financial. Nilesh bhai, both manufacturing and service sector down, and the third pillar of our GDP is agricultural sector. How do you see the effect of the recent agri reforms? से मतलब नेदरलैंड जैसा एक चिटकू सा कंट्री है, उसकी आधी जमीन समंदर के नीचे, और इसलिए वो पवन चक्की चलाते हैं कि पानी निकल जाए। That country's agriculture export is $80 billion. हमारा एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट में नाम के बराबर है। पल्सेस इंपोर्ट करते हैं, एडिबल ऑयल इंपोर्ट्स करते हैं, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स इंपोर्ट करते हैं, ड्राई फ्रूट इंपोर्ट करते हैं। सामने ऑब्वियसली हम लोग स्पाइसेस एक्सपोर्ट करते हैं, थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर साइड पे भी एक्सपोर्ट है, बट कंपेयर टू नेदरलैंड वी आर नॉट देयर। व्हाई इज दैट हैपनिंग? इट इज हैपनिंग बिकॉज हमने एग्रीकल्चर को कभी भी कमर्शियलाइज नहीं होने दिया। लैंड पुलिंग वाज नॉट पॉसिबल। फार्मर्स कभी भी ऑर्गेनाइज नेट में नहीं थे, टैक्स नहीं भरते थे, उनको एजुकेशन सही तरीके से प्रदान नहीं किया गया, उनके कोऑपरेटिव्स नहीं बने जैसे हमने मिल्क में बना के दिखाया। फार्मर्स जब बेचने जाता था तो एपीएमसी में उसके साथ काफी खिलवाड़ होता था। मोर इम्पोर्टेंटली जब हमारे पास शुगर ज्यादा हो तो हम एक्सपोर्ट करने की बात करते थे, और जैसे दाम बढ़े एक्सपोर्ट कैंसिल कर देते थे फोर्स मेजर क्लॉज में। तो हमारी कभी क्रेडिबिलिटी नहीं बन पाई कि भाई हम इंडिया पे डिपेंडेंट रह सकते हैं। भारत की तकरीबन 75% से ज्यादा वर्किंग एज पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में है, तो एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना बहुत जरूरी था। और ये कोविड-19 पैकेज में जो एग्रीकल्चर रिलेटेड रिफॉर्म्स की बात की है, इंक्लूडिंग कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, आई थिंक दैट विल गो अ लॉन्ग वे in making agriculture modernize and become competitive, and hopefully we will not repeat the mistakes of not honoring our commitment on long-term contract just for short-term benefit. That will probably establish India as one large sector, one large player in agriculture side. Nilesh bhai, when we talk about माने FDIs आने का, और हम जो अपने फ्यूचर सोचते हैं कि बहुत सारा बिजनेस हम चाइना से शिफ्ट कर पाएंगे इंडिया में, तो प्रॉब्ली दो इश्यूज जो मुझे दिखाई देती है, वो एक है कि कोविड नंबर्स इंडिया के भी पीकिंग पे है, तो वो भी एक डर है, और दूसरा बॉर्डर टेंशंस। क्या लगता है कि इसका इम्पैक्ट इंडिया को एफडीआईज मिलने में या मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने में कोई इसका नेगेटिव इम्पैक्ट है? सो राकेश भाई, आपने दोनों पॉइंट्स बिल्कुल सही कहे हैं। इस वक्त ये माहौल में एफडीआई आना मुश्किल है कि आदमी फिजिकली ट्रैवल नहीं कर सकता, वो
कंट्री में आने का रिस्क नहीं लेगा, लुकिंग एट द नंबर ऑफ कोविड-19 केसेस इन इंडिया। एयरप्लेन चल नहीं रहा है, होटल्स काम नहीं कर रही है, तो डेफिनेटली ये समय में तो हम पैसा नहीं लेके आ पाएंगे। बट अगर हम एंगेजमेंट रखें तो जब भी मेडिकल सॉल्यूशन इमर्ज होगा, यह लोग अपनी कंट्री की तरफ दौड़ेंगे रादर देन गोइंग टू सम अदर कंट्री। सो यू हैव टू प्लान फॉर फ्यूचर फ्रॉम नाउ, एंड विच इज वेयर इट इज इम्पोर्टेंट कि हम लोग एक एक इंडस्ट्री, एक एक कंपनी को टारगेट करके रखें, अपने रेड कारपेट दे, उनको चाइना से यहाँ पे लेके आए साड़न मॉडल की तरह, उनको सपोर्ट करे ताकि वियतनाम की तरह जैसे सैमसंग फला फूला वहां पे, वैसे भी यहाँ पे बड़ा बने। तो इट्स अ डिफिकल्ट टास्क, बट आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है इन ऑर्डर टू क्रिएट ग्रोथ। सेकेंड थिंग, इंडिया चाइना बॉर्डर टेंशन, मतलब दोनों न्यूक्लियर आर्म नेशंस है, तो लंबा कॉन्फ्लिक्ट होने का चांस नहीं है। 1962 में भी चाइना यूनिलैटरल विड्रॉल करके भागा था। 1967 में भी भारत और चाइना के बीच में संघर्ष हुआ था, और तब भी हमने चाइना को जोर से ठोका था। तो मुझे नहीं लगता कि यह बड़ा वॉर हो जाएगा। मार्केट आज की तारीख में इससे एक लोकलाइज कॉन्फ्लिक्ट बना के चल रही है। अगर ये कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा बढ़ता है तो मार्केट यहाँ से गिरेगी। अगर सेंड ऑफ खत्म हो जाए और लोग 3-3 किलोमीटर अपनी पोटेंशियल लाइन ऑफ क्रेडिट से पीछे आ जाए, तो डेफिनेटली मार्केट यहाँ से बढ़ेगा। मार्केट ने इस वक्त ये कोशिश करके रखी है, यह अनुमान लगा के रखा है कि मार्केट ने इस वक्त ये अनुमान लगा के रखा है कि इंडिया चाइना से कॉन्फ्लिक्ट लोकलाइज्ड ही रहेगा, आगे नहीं बढ़ेगा। अगर ये अनुमान गलत होता है तो मार्केट गिरेगी। नीलेश भाई, डेट मार्केट के बारे में क्या व्यू है आफ्टर द IL&FS, DHFL, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन, इन सारे की जो डेट स्कीम्स के रहे हैं, तो डेट मार्केट का आगे क्या दिखता है? सो राकेश भाई, इसमें थोड़ा बहुत डिफरेंशिएट करना जरूरी है। 2008 में भी एक मेरे ही करके म्यूचुअल फंड था जिसने अपने लिक्विड फंड में रिडम्पशन बंद किया था। उस समय की मीडिया और सोशल मीडिया थी नहीं, तो लोगों ने समझ लिया कि ये भाई इनका खुद का डिसीजन है, बट बाकी लोग तो अपना धंधा चला रहे हैं और बाकी लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आया। 2020 में भी टेम्पल्टन को ये डिसीजन लेना पड़ा बिकॉज ऑफ देयर इश्यूज। Other people have continued running their business normally, and despite getting unexpected redemptions in our credit risk fund, we have been able to sell papers, provide liquidity, and give return to our investors. In fact, अप्रैल में जब टेम्पल्टन ने ये अनाउंस किया था तो पैनिक के मारे लोगों ने बेच दिया। क्रेडिट रिस्क फंड में सोशल मीडिया के गुरु की वजह से या व्हाट्सएप के वॉरियर्स की वजह से लोगों ने रिडीम किया। मई के महीने में यही क्रेडिट रिस्क फंड में जब रिडम्पशन की कमी हुई तो क्रेडिट स्प्रेड नीचे आ गए और 2 से 3% रिटर्न कोटक के क्रेडिट रिस्क फंड में बना। अब ये जो व्हाट्सएप गुरुज एंड व्हाट्सएप वॉरियर्स है, वो लोग आके अपने इन्वेस्टर को ये नहीं बताते कि भैया मेरी बात सुन के तुझे 2-3% नुकसान हो गया, वो तो अब किसी और चीज पे ज्ञान बांटने चले गए, चाइना इंडिया के एक्सपर्ट हो गए। तो डोंट फॉलो सोशल मीडिया, डोंट फॉलो व्हाट्सएप वॉरियर्स। Take decision looking at your portfolio, take decision looking at what your financial advisor is telling you. Second चीज, अगर आप नॉन क्रेडिट रिस्क फंड को देखें डेट साइड में, which is 95% of mutual fund industry AUM, last 3 years returns are between 7.25% to 9.5%. These returns are very good. They are giving you daily liquidity and yet providing this kind of return. So when media says debt fund, they mean credit risk fund. But you please differentiate कि debt fund है, credit risk fund है। दूसरा, IL&FS, दीवान जैसी कंपनीज में रिकवरी की उम्मीद है। Unfortunately, because of current situation, those things have stalled. My feeling is that over a period of time, we will be able to recover money from IL&FS, DHFL kind of companies, and that will add back to the return to the investors. So debt fund
what has happened with Templeton is a unique event, restricted only to Templeton. Others are conducting their business normally. Portfolio quality is decent. Going forward, there will be events in credit risk fund, but if you are taking a 3-year horizon, then you need not worry about such events. Over a period of time, it will get normalized. Money will be recovered from them to the extent possible, and the returns will still be good for the investors. नीलेश भाई, मेरे बेटे का एक क्वेश्चन है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जा रहा है, ठीक है ना? Yes. Akhil is also there, so he asks, see, which should be the optimum asset allocation in equity, debt, precious metals, assuming moderate risk for achieving sustainable growth? Can we achieve it through only mutual funds? Akhil, see, never get wedded to one concept, because investment requires flexibility. So mutual funds can play an important role for your investment objectives, but there are other opportunities also which you should consider. For example, कुछ समय पहले RBI bond 775 return दे रहा था. That was too good a return. You should not let it go for mutual fund. Similarly, let's say Rakesh, I mean, you have to invest in stocks because that's your business. You have knowledge, you have to utilize it. So you can invest in mutual funds, but you should not let go the option of direct investment in equity. So be flexible on picking up investment option across direct equity, mutual funds, direct fixed income, physical commodity, offshore assets, so that you can achieve your objective. Second, if you are a moderate risk taker, at current point of time, let's say you are 30 years of, let's say 50 years of age and moderate risk taker, I will probably would have put equity allocation at 100 minus age about 50%. Today, equity looks attractive. So I will put maybe about 45% in equity and 10% in gold and make his risk allocation 55%. Balance 45% I will invest in fixed income across corporate bond fund, PSU debt fund, dynamic bond fund, some part in real estate. That combination will create a portfolio which will outperform inflation. So we are overweight equity, we are overweight gold because of the valuation and future potential. We are underweight fixed income, but long duration, and we are neutral weight risk real estate. That's roughly the calculation for a conservative investor in today's environment. So Nilesh bhai, you have another webinar to attend. I heard that you were there on webinar or some con call till 2 a.m. in the morning. So yes, thank you very much from my side, from Eureka family to you and to Kotak Mutual Fund to address us. We are almost 200 plus participants here today. And thanks. And I'll collect some questions if they're relevant. I mean, I'll post it to you by assembling them. definitely. And we can circulate your answers to the persons whose questions were not addressed. So thank you once again. Definitely. Take a 15-minute break and then attend your next webinar. Thank you, bhai. Thank you, Rakesh. Stay safe, stay healthy, and stay invested. Thanks. Okay. Bye.